बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। RFI टॉक के साथ मैं हूं नुसरत मिर्ज़ा। आज का जो प्रोग्राम है हम इंडिया ये सवाल लेके कर रहे हैं कि इंडिया महफूज है मौजूदा हालात में। तो वो मेरे साथ जो मौजूद है वजिया नजम हैं, जो कि हमारी थिंक टैंक की रिसर्च ऑफिसर हैं और MPhil कर रही हैं यूरोपियन स्टडीज़ में, और बहुत तजर्बेकार हैं इस हवाले से कि उनको बहुत ज़्यादा मैगज़ीन्स का और जर्नल्स का तजर्बा है। वो आज हमारे साथ मौजूद है पहली मरतबा, तो वो हमसे सवालात करेंगे। जी फरमाइए भैया, क्या सवाल है आपके जहन में? जी सर, हमने सुना है कि हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और चाइना की सरहद पे अपनी अफवाज जमा कर रखी है, तो क्या ये 1962 या 2019 की तरह के जैसा कोई इक़दाम तो नहीं है इंडिया का? देखिए, ये आप हमसे क्योंकि बहस कर रही थी, तो इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि आप भी को आज एंकर बनाएं, आपको सवाल करने के लिए बुलाएं। तो हमने कहा कि ये क्योंकि सवाल बहुत अहम है और आपने जिस अंदाज से इसको सवाल को उठाया, तो उस पर हमने सोच विचार किया आपके सवाल के जवाब में, और फिर हम आज तैयार हैं। पहले तो हम ये बात बताना चाहते हैं आपको कि भारत की जो सरहद है, भारत और चीन के दरमियान सरहद है, वो 3448 किलोमीटर की सरहद है। और उस सरहद के अंदर उसमें जब 2020 में जब हमला हुआ था, इनका कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो चीन ने भारत के 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वो कब्ज़ा कर लिया। अब उसको अपनी मिल्कियत कहता है कि ये हमारी मिल्कियत है, और इस पर कोई अगर हमला करेगा तो ये हमारी खुद मुख्तारी पर हमला होगा। अब यहाँ से तो बात शुरू करें। अब इंडिया ने जिस वक्त यहाँ पर इंडिया पे एक 14 डिवीज़न फ़ौज एक डिवीज़न फ़ौज होता था जिसका नाम 14 डिवीज़न था। इस इलाके में लद्दाख से लेकर और तिब्बत तक जो था, अरुणाचल प्रदेश तक, एक ही डिवीज़न होता था जिसका 14 डिवीज़न नाम होता था। जैसे हमारी कोर होती है, डिवीज़न नहीं, एक कोर होती जो 14 कोर थी। जैसे हमारी कोर 5 है, कराची में जो होती है हमारी कोर 5 है। इसके अंदर कम से कम 3 जो है वो मेजर जनरल होते हैं, जो कि हमारे कमांड होती है हमारी। तो वो उनको अगर आप मिला के देखें तो वो इस लिहाज से मैंने 3 मिलाकर एक कोर बनती है। तो अब सवाल ये है कि इनके पास भी 3 थी, और इनके यहाँ, हमारे यहाँ शायद अफराद की ताकत जो नफरी होती है, फ़ौजी नफरी, वो कम होती है, इनके यहाँ ज़्यादा होती है। ये अपनी फ़ौज के अंदर कम से कम कोई 7000 या 8000 या कम 12000 के करीब ये लोग अपनी फ़ौज के अंदर एक डिवीज़न में 12000 फ़ौज की नफरी रखते हैं, जिसमें अफसरान भी होते हैं, फ़ौजी भी होते हैं। तो अगर एक कोर थी तो इसका मतलब है कि 35000 वहाँ पे थे। मैंने इस पूरी सरहद को हिफाजत करने के लिए, जिसका मैंने आपको रकबा बताया, 3448 किलोमीटर के जो सरहद है, उस सरहद के ऊपर उन्होंने एक डिवीज़न फ़ौज लगा रखी थी 35000 अफराद पर मुश्तमिल। सर, यही मैं सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त चीन की सरहद पर भारत के कुल कितनी अफवाज जमा है? हाँ, मैं अभी बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली जो 2020 में तो सिर्फ 14 कोर मौजूद थी, जिसमें 3 डिवीज़न थे। 3 डिवीज़न का मतलब ये था कि एक डिवीज़न में 12000 फ़ौजी थे, तो इसके करीब 35000 या 36000 के करीब आदमी होते हैं, अफसरान और फ़ौजी, और उसमें वो भी होते हैं जो कि खाना पकाते हैं। सब मिलाकर 35000 आदमी होते हैं। अब इन्होंने ये किया है कि जब से चीन ने हमला किया, जिसमें मारधाड़ हुई, उसमें उन्होंने इस इलाके को 3 हिस्सों में बांटा। एक को लद्दाख कहा, लद्दाख का इलाका पूरा, जिसमें ये जो वैली है, जहाँ पर ये जो आपकी जहाँ झील है बड़ी, जिस पर लड़ाई हुई है, लकड़ियों से लड़की चोबे लगा कर, उसमें कीड़े लगा कर उनको मारा है। 20 इनके भारतीय फ़ौजी मारे गए हैं और 3 चीनी मारे गए हैं। तो अब ऐसे में एक उन्होंने लद्दाख का कहा, एक अरुणाचल प्रदेश का कहा। अब अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल एक रियासत है वहाँ की। इंडिया में 29 रियासतें हैं, उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश एक अलग से रियासत है। चाइना इस पर ये क्लेम करता है कि ये हमारी रियासत है, क्योंकि हम, और ये बात 2016 में चीन के सफ़ीर ने, जो कि
इंडिया में तैनात है, हमेशा ये होता है कि जो भी मुल्क में तैनात होता है वो नरम रवैया अख्तियार करता है, क्योंकि वो ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है अपने मुल्क से। लेकिन उसने खुलकर ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है, जो कि तिब्बत से जुड़ा हुआ है, वो तिब्बत का हिस्सा है और हमारे मुल्क का हिस्सा है, और वहाँ पर उन्होंने अब चौकियाँ भी बना ली हैं। तो अब इंडिया ने उसको इस इलाके में अपने अरुणाचल प्रदेश को भी अपना एक सेक्टर बना दिया है। लद्दाख एक सेक्टर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश एक बना दिया, और तीसरा बना दिया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये 550 किलोमीटर मुश्तमिल है। हिमाचल और उत्तराखंड जो है ये भी करीब चीन से करीब है। अब यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने बहुत सड़कें बनाई हैं, बहुत से कुछ चीज़ें भी दी हैं, और फिर जहाँ पर एक कोर थी अब इन्होंने 7 कोर वहाँ लगा दिए। अच्छा, उसमें जब 14 कोर की जब मैं बात करता हूँ तो उसमें जो एक जोशी थे, वाई के जोशी एक नाम था, लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि इसके एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, वो कोर का हेड चीफ होता है। डिवीज़न का जो चीफ होता है वो मेजर जनरल होता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल जो जोशी ने जब रिटायर हो गए तो एक इंटरव्यू में कहा कि एक वक्त ऐसा आया था कि हमने 35,000 की बजाय 90,000 आदमी वहाँ पर अपनी कोर में रखे थे। मैंने फ़ौज की तादाद को 35,000 से बढ़ाकर करीब उसने ऑलमोस्ट 3 गुना या 2.5 गुना बढ़ा दी थी, और 90,000 फ़ौजी बना लिया। अब भी हम ये समझ रहे हैं कि हर कोर के अंदर 90,000 फ़ौजी हैं। सर, एक और सवाल करना चाहूँगी मैं कि अगर हम टेक्निकली लिहाज से जायज़ा लें तो क्या इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने की सलाहियत रखती है? जबकि अभी हम देखेंगे इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अपने इंटरव्यू में एतराफ़ किया है कि चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं ये बात आपको पहले ये पूरी उसको मुकम्मल कर लें, क्योंकि ये काफ़ी तफसील तलब मामला है। तो वो ये है कि मैंने आप इनके कोर जो कौन सी कोर हैं, पहले तो ये आपको बता दूँ। कोर नंबर 1, कोर नंबर 3, कोर नंबर 4, कोर नंबर 14, यानी 1, 3, 4, 14, 17, 18 एंड 33, ये मिला के 7 हो जाती है। इन 7 को अगर आपने 90,000 से अगर आप 35,000 से दें तो फिर 3.25 लाख होते हैं, और अगर 90,000 तकलीफ दें तो आपको करीब 6 लाख 6.5 लाख हो जाते हैं। फिर उन्होंने ये किया है कि साथ में उन्होंने ये किया कि कोई एक कोर है जो कि एक पाकिस्तान की जो काउंटर इंसर्जेंसी पाकिस्तान राइफल्स है, इसमें 90,000 फ़ौजी हैं, वो भी उनमें शामिल कर दिया। फिर उन्होंने काम ये किया कि ये जो आपकी थी यहाँ पर एक और काम किया कि बेरोज़गारी से लोग तंग आए हुए हैं। तो उन्होंने एक नारा लगाया कि साहब जो अग्नि वीर जो है, वीर माने दोस्त को कहते हैं या भाई को कहते हैं, अग्निवीर यानी जो अग्नि का जो दोस्त है, आग का जो दोस्त है, या इनकी फ़ौज का जो दोस्त है, वो शामिल हो जाए। तो एक नई फ़ौज उन्होंने बैन कर दी। तो हज़ारों की तादाद बल्कि लाखों की तादाद में लोग उसमें शामिल हो गए हैं, जिनको फ़ौजी का दर्जा तो दिया गया है, ट्रेनिंग भी दी गई थोड़ी बहुत, लेकिन उनको वो मराहत नहीं है जो कि इनके दूसरे फ़ौजियों को मिली हुई हैं। उनको पेंशन की मराहत नहीं है, उनको और बहुत सी चीज़ों की मराहत नहीं है। फिर उन्होंने ये किया कि ये जो पहले इनकी एक और उन्होंने और बढ़ा दी। यहाँ पर एक जो इलाका था वहाँ पर ये इनका एक रिज़र्व फोर्स थी जो कि बरेली में थी, और बरेली की मैंने एक जो फ़ौज थी उसमें ये उसको उन्होंने एक पूरी कोर बनाकर, जो कि रिज़र्व फोर्स थी, उसको पूरी कोर बनाकर वो भी 90,000 फ़ौज वहाँ बना दी। तो इस तरह से मैंने जो गिने हैं नाम, 1 कोर नंबर 1, कोर नंबर 3, कोर नंबर 4, कोर नंबर 14, कोर नंबर 17, कोर नंबर 18 वो कोर है जो कि बरेली से आई है, जो रिज़र्व फोर्स थी, और कोर नंबर 33। अब इनकी कोर 33 हैं, तो ये 7 कोर वहाँ मौजूद हैं। अब पहली बात तो ये है कि जो ये पहले बेसिकली जो मैंने 18 कोर के बताया, वो ये बरेली के अंदर जो है ये हेड क्वार्टर होता था, रिज़र्व फोर्स के तौर पर काम करती थी, लेकिन अब वो एक किस्म के पूरी फ़ौज बनाकर वहाँ पर लगा दी गई है। अब आपको याद रखना चाहिए कि लद्दाख का इलाका है, अरुणाचल प्रदेश का, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का इलाका है। इस सारे इलाके के अंदर अब ये फ़ौजें वहाँ पर तैनात हैं।
अब ये है कि बुनियादी बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि इतनी फ़ौज जब जमा हो जाती है तो फिर एक और काम किया। अब जो सवाल आपका है उसके जवाब देने को तैयार हूँ कि वो 10,000 फ़ौजें उन्होंने उठाई हैं वहाँ से, जो कश्मीर का इलाका, सियाचिन का इलाका है, वो हाई एल्टीट्यूड पर लड़ सकती हैं। तो 10,000 फ़ौजी वहाँ से निकाल कर यहाँ भेज दिए तिब्बत के इलाके में, अरुणाचल प्रदेश के इलाके में, ताकि वो लोग उनके पास सारे अपने लिबास ऐसे हैं कि जो कि बहुत ही, यानी आप समझ लीजिए कि एक किस्म का जो खलाई मखलूक होती है उससे भी ज़्यादा भारी लिबास उनको पहनना पड़ता है ताकि वो सर्दी से बच सकें, क्योंकि -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या इससे भी ज़्यादा होता है। अब इसकी क्या वजह है कि उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से क्यों फ़ौज उठाए, सवाल ये उठता है। तो मैं ये कहता हूँ कि उसका इनका ये ख्याल है कि शायद अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा हो। पहली बात तो ये है कि वो ये क्लेम करते हैं कि सियाचिन पर अब पाकिस्तान नहीं मौजूद है, पाकिस्तान उससे नीचे मौजूद है, तो सियाचिन पर उनका मुकम्मल कब्ज़ा है, वो ये क्लेम करते हैं। अब हमें तो हमारी तरफ से तो कोई अभी तक कोई उसका नहीं आया है। वो कहते हैं कि जब से ग्यारी का सेक्टर का वाक़या हुआ है उसके बाद से पाकिस्तानी फ़ौज ग्यारी के इलाके में नहीं पहुँच सकी है, वो नीचे ही है अभी। तो अब वो क्या तो ये समझते हैं कि वो ये महफूज है और वहाँ से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है, तो वो उन्होंने वहाँ से 10,000 फ़ौज वहाँ से निकाल ली है। या उन्होंने अमेरिका ने यकीन दहानी कराई है कि भाई हम ये काम कर लें कि हम पाकिस्तान हमला नहीं करेगा आपके ऊपर। अब ये भी ख्यालात हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने 1962 का जो वाक़या था, जब चीन में यहाँ पर कोई फ़ौजें नहीं थी और चीन ने जब हमला किया था 1962 में, तो उस वक्त वाक़ौर मिल रहा था हम जाके कब्ज़ा कर लेते। अयूब साहब ने उनसे अमेरिकनों से पूछ लिया, अमेरिकनों नहीं करो, हम आपको फ़ैसला करा देंगे, उन्होंने नहीं करा सके। जुल्फ़िकार भुट्टो के दरमियान में और सूरन सिंह उस ज़माने में वज़ीर ख़ारजा थे इंडिया के, उनके दरमियान में 5 मुलाकातें हुई, कभी दिल्ली में, कभी इस्लामाबाद में, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं हो सका। तो वो इस तरह झूठी बात है। अब बहस ये है कि जो अमेरिका ने फिर क्या किया, जब पहली बात तो ये हुई कि जब 2020 में हमला किया था तो अमेरिका ने उनके पास जो कपड़े थे पुराने, अपने जो हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने वाले पुराने कपड़े थे, वो उनको घिसे पिटे और जलाने वाले थे, रद्दी करने वाले थे, वो उनको दे दिए थे। अब इनके पास सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास क्या मुनासिब कपड़े हैं जो कि सर्दी में लड़ सकें हाई एल्टीट्यूड पे। जवाब अभी तक खामोश है इसमें, लेकिन मालूम ये होता है कि इनके पास अभी तक इतने अच्छे कपड़े नहीं हैं, एक बात ये है। और अगर हैं तो इतनी बड़ी तादाद में इनके पास फ़ंड नहीं है कि वो इनका फ़ंड कभी हम ज़्यादा लेंगे बाद में, लेकिन इनके पास कितने फ़ंड हैं कितने नहीं हैं, कितने इंडिया का उनके बजट का ज़्यादा लेंगे, लेकिन वो दूसरे प्रोग्राम में लेंगे आज, क्योंकि हम इसको ज़्यादा वसी नहीं करना चाहते हैं। तो अब मैं कहता हूँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप आखिरी जवाब आपका ये है कि 7 से 8 लाख फ़ौज जो है वो इस वक्त चीन के बॉर्डर पे लगी हुई है विद दिस कोर, विद दिस जो मैंने आपको बताया 10,000, ये एक वो जो अब 90,000 की वो जो एंटी काउंटर फोर्स जो है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान इंसर्जेंसी राइफ़ल जो है एंटी, वो भी उसके 90,000 हैं, तो 1 लाख होंगे। तो वो मिलाकर जो है कुछ 7 लाख के करीब, और 7 लाख के करीब इन्होंने फ़ौज लगाई हुई कश्मीर के अंदर और दूसरे बॉर्डरों में। इनकी तो फ़ौज की कुल तादाद 14 लाख है। लेकिन अगर आप इन्होंने जो अग्निवीर जो बनाया है, इसमें जो हज़ारों बेरोज़गार जो हिंदुस्तानी हैं जहाँ पर रोज़गार नहीं मिल रहा है, वहाँ पर ये इन्होंने वहाँ पर उनको भी शामिल कर लिया है। तो मुझे लगता है ये कि वो 7, 8, 9 लाख के करीब ये लोग की फ़ौज जो है चाइना के बॉर्डर पर लगी हुई है, लेकिन अभी तक वो मुनज़्ज़म नहीं हो सकी है। उनके अंदर कोई मजबूत निज़ाम नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम उनका सवालिया निशान पर खड़ा हुआ है। और फिर अगर आप देखें तो, लेकिन चीनी इसके मुकाबले में अगर आप देखें तो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है। उनको वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जो है वो 5G का सिस्टम आ गया है। इंडिया के पास 3G है, 4G पे काम कर रहे हैं। फिर उनके पास गर्म कपड़े हैं, उनके पास गर्म पानी है, वो बेहतरीन पोजीशन में है। और उन्होंने ऑलरेडी मोर्चे बनाए हुए हैं अपने, इन्होंने अभी मोर्चे अभी बना रहे हैं। तो इस अलावा जो सूरत हाल है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है, क्या इन भारतीयों का, इन इंडियंस का को अच्छा महसूस हो रहा है वहाँ जाकर? ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर बड़ा इस्तराब है, क्योंकि वो बिल्कुल बेतरतीबी के हालत में बैठे हुए हैं इस वक्त। और शायद ये उनको ख्याल है कि वो अमेरिका
अमेरिका उनकी मदद को आया, उनको असला दे और उनको कपड़े दे, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी फ़ौज को दे सकेगा, अमेरिका दे सकेगा इंडिया को इतनी बड़ी तादाद में। दूसरी बात जो है वो ये है कि इनके पास गर्म पानी भी नहीं है, इनके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इनके पास बंकर भी अच्छे नहीं हैं, ये अभी बना रहे हैं, जबकि चीन ने बना चुके हैं। अब सवाल, उसने ये भी ऐलान डॉक्ट्रिन बना लिया है कि जो भी आदमी हमारी 2000 किलोमीटर जो हमने कब्ज़ा कर लिया है, इस पर अगर कोई हमला करेगा तो हम इसको चीन पे हमला समझेंगे, मेनलैंड पे समझेंगे। ये डॉक्ट्रिन भी है। अब इसके जवाब में सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्या जंग की तैयारी कर रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं, इंडिया के जो दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं कि ये इंडिया इस बात पर तैयार ही नहीं है कि जंग की तैयारी करे चीन के ख़िलाफ़। वो गिरे जोर में लड़ना चाहता है, मतलब ऐसे जैसे लड़ाई हुई थी गलवान वैदी में कि साहब वो पत्थरों से लड़ाई की और ईंटों से लड़ाई की और इस तरह से लड़ाई की, और वो मतलब है कि आप ना लड़ाई हो ना अमन हो, बीच की कोई चीज़ हो, छोटी मोटी चीज़ जैसे हल्की फुल्की झड़प जैसे कहते हैं वो हो जाए, और जिसमें बंदूक का इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो पहले दिन से बंदूक इस्तेमाल हो रही है, राइफ़ल इस्तेमाल हो रही है, AK-47 और हर तरह के मार्टर गोल्ड है और फलाना इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन चीन के ख़िलाफ़ अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। तो ये चाहता ये है कि वहाँ पर इस्तेमाल ना हो और ये मामला इस तरह से निमट जाए। अब बहस में जो बात आपके सवाल के जवाब में है कि वहाँ पर कोई मश्क नहीं कर रहे हैं बगैर, देखिए ना, अगर हम फ़र्ज़ कर लीजिए हमारे पास जो इदारा है राब्ता फोरम इंटरनेशनल, जो एक थिंक टैंक भी है, एक TV चैनल भी है, जिसको मैगज़ीन भी निकालता है, अगर इसके अंदर सारा के निज़ाम को अगर मजबूत न किया जाए, उसको मुनज़्ज़म नहीं जाए, हर एक आदमी की ड्यूटी असाइन न की जाए, फिर उनकी बार मीटिंग ना हो, हफ्ते बार मीटिंग ना हो, या महीने बार मीटिंग ना हो, हर चीज़ का जायज़ा लें, हमने क्या गलती कर दी है इस मैगज़ीन में, हमने आज प्रोग्राम में क्या गलती कर दी है, तो फिर वो नहीं काम चल सकेगा, बेहतर नहीं हो सकेगा। तो आप देखती हैं कि आपको भी हमने असाइनमेंट दिया हुआ है कि भाई आप मैगज़ीन को चेक करें कि इसमें कोई गलती है, आपको असाइनमेंट दिया हुआ है बहुत सी और चीज़ों का, आप जो एक नया जर्नल निकालना चाहती हैं, जो आपका तजर्बा है, उसको भी हमने असाइनमेंट दिया आपको। तो अब इसमें एक निज़ाम बना हुआ है, उस निज़ाम में एक निज़ाम बना हुआ है कि उसका हेड है, वो सब मिल के आपस में मशवरा करते हैं, उस पर अमल करते हैं। इनके यहाँ पर अभी तक जो 7 कोर हैं उनके आपस में कोई मश्क नहीं हुई है। जिससे तक हम इस वक्त मश्क कर रहे हैं, आप समझ लीजिए आपको आज हमने नया तजर्बा किया है कि आपको हमने मौका दिया है कि आप एंकर के तौर पर मैंने सवाल करें हमसे, तो वो इनके पास मौजूद नहीं, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने लड़ाई की तैयारी नहीं की है, सिर्फ घेरे एरिए में लड़ने की तैयारी की है, जंग के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। इनका ये ख्याल है, आप सवाल ये पैदा होता है क्यों तैयार नहीं है। ये क्या तो ये समझते हैं कि भाई न्यूक्लियर वार नहीं हो सकती है, कि चाइना न्यूक्लियर वार नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, तो भाई अगर आप उन पर हमला करोगे तो वो जैसी जंग लड़ेगा। तो अब उसके पास दूसरे तरीके भी हैं, मिसाल के तौर पर साइबर वार है, जो दूसरे हम उसमें करेंगे जिक्र करेंगे। जब उनका अग्नि-5 आएगा, अग्नि-5 जो है वो एक किस्म का MIRV है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, जैसे हमारे पास हमारे अबाबील जैसे है, इनका अग्नि-5 है। उस पर हम जो दूसरा प्रोग्राम करें उस पर हम बहस करेंगे। तो अब चीन और पाकिस्तान की सरहदों पर इतनी सरगर्मियाँ हैं कि जिसके अंदर हर वक्त ऐसा मालूम होता है कि कोई रियासत, इंडिया की कोई रियासत जो हालत जंग में नज़र मैंने हर वक्त हालत जंग में है, लेकिन हालत जंग में नहीं है, इसलिए वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो बनाता है वो बनाता है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। वो भी जिम्मेदारी मोदी साहब ने ये कह कर ली है, जो वर्दी पहन ली है उन्होंने, जिस वक्त जो गए 12 जून को, 12 मार्च को उसका अफ्ताह करने के लिए जैसलमेर वाली में, जो लैंड एक्चुअली लैंड थी, लैंड मश्क थी, बर्री फ़ौज की मश्क थी, उसको उन्होंने कहा कि तीनों मुसल्लह अफवाज की मश्क है। तो अब ये सूरत हाल है। तो अब वो ये भी उन्होंने एक नारा बुलंद किया कि हमें पाकिस्तान से कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि हमें चीन से ख़तरा है। और उनका मोरल भी अगर जंगों में जब भी देखा जाता है कि किसी फ़ौज का मोरल कैसा है, तो मोरल के बारे में भी अब ये बात लोग कह रहे हैं, ख़ुद वहाँ के लोग दानिश्वर के, वहाँ इनका मोरल बहुत डाउन है, ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये जंग लड़ सकें। तो अब ऐसी सूरत माल में हम यही कह सकते हैं कि ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं मोदी साहब, ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं कर रहे हैं और ये जंग के लिए तैयार नहीं है। तो जो सूरत आ रही है अब ये, क्योंकि एक तो मीडिया पब्लिसिटी के बहुत शौकीन है। अब बताइए, एक वज़ीर आज़म को फ़ौजी वर्दी में पहन कर आके सुप्रीम कमांडर की वर्दी में, सुप्रीम कमांडर वैसे ही वज़ीर आज़म होता है, लेकिन फ़ौजी वर्दी में आने की क्या ज़रूरत थी, सिवाय एक शोबाजी के। जैसे कि बम्बई में जैसे फिल्में होती हैं कि एक आदमी आता है
वो 50-50 आदमी से लड़ लेता है एक लड़की को बचाने के लिए या किसी गरीब की मदद करने के लिए, वो सबको मारता है, उसके जिस्म पे खराश नहीं आती है। तो ऐसे ही किस्म की ड्रामेबाज आदमी है। और मैं समझता ये हूँ कि ये जो है अच्छी सूरत हाल है हमारे लिए। तो जंग नहीं करेंगे, ये ग्रे एरिया की लड़ाई की तैयारी करे हुए हैं। और चीन से मुकाबला, इनका कोई मुकाबला इसलिए नहीं है कि चीन हालत जंग में है, वो हालत इससे बेहतर तौर पर पहले तैयारी कर चुका है। और आप कोई सवाल हो तो बता दीजिए। नहीं, बस आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि भारत इस वक्त अगर कोई जंग होती है मुसल्लत, तो कितने हद तक अपने आप को महफूज समझता है? मैं समझता हूँ कि भारत जो है, भारत का दावा ये है, तमाम जो बातें उसने ड्रामाबाजी की है कि ये बताना चाहता है कि भारत महफूज है। हम समझते हैं कि भारत महफूज नहीं है, क्योंकि ना पाकिस्तान की तरफ से महफूज है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत का भी उसको अभी तक जो हमारी खुफिया ताकत है वो तो अभी तक हमने ज़ाहिर नहीं की हैं किसी को भी। जो जैसे आपने देख लिया, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ उससे। देखिए, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपको पता है कहाँ स्ट्राइक की, बताइए आप। वो ये कहता है कि हमने जो है जो वो 26 फरवरी 2019 को जो है हमने पाकिस्तान की सरहद के अंदर एक बड़े सिविलियन को टारगेट किया। पाकिस्तान फ़ौज को टारगेट नहीं कर रहा, कहीं भी सिविलियन को टारगेट किया। फिर आपने देखा कि वो मियाँ चन्नू के अंदर वो एक मैटर भेज दिया, इस किस्म के बचकाना हरकतें करता। इसी तरह से गलवान वैदी में हुआ कि मारपीट हुई, तो वो फौज जंग के लिए तैयार नहीं है, ड्रामाबाजी के लिए तैयार है। वो कहता है भाई हम एटमी ताकत हैं, वो भी एटमी ताकत है, तो अब लड़ाई तो नहीं हो सकती, तो इसे ड्रामाबाजी करें आप अपनी आवाम को। अब क्योंकि 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, वो जीतना चाहते हैं, तो जीतने के लिए ज़रूरी है कि वो आवाम उनके जो है उनकी बहादुरी का किस्से गुन गाए और वो जीत जाएँ। तो जो बालाकोट के जो 2019 का वाक़या आपने देखा कि वहाँ पर भी वो पेलोड गिरा के चले गए थे, एक कौवा मरा और 2-3 दरख्तों को नुकसान पहुँचा, और तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। बाकी पेलोड जो निशान पड़ा मौजूद था, उनके सारे जो पेलोड पड़ा हुआ था, यानी जो बम पड़े हुए थे, वो उनको मौजूद थे वहाँ पर अपनी जगह पर। तो सब दुनिया ने देखा। फिर झूठी बातें की कि साहब हमने F-16 गिरा दिया, वो भी झूठ निकला। तो ये इस किस्म की झूठी बातें, चाणक्य क्या जो एक चाणक्य एक बड़ा एक टैक्सीला से एक चाणक्य गुजरा है, वो ये कहता है कि दुश्मन को धोखे से पकड़ो, और किस्म के हर किस्म के जो गलत कामें हैं, जो कि प्रिंस वाला भी कहता है, मैकावले भी यही कहता है। तो अभी सूरत हाल में इंडिया को हम नहीं समझते हैं कि अपने आप को जो इंडिया दावे कर रहा है महफूज है, महफूज नहीं है। उसके अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं, उनकी माली हालात बहुत ख़राब है, जिस पर हम कल प्रोग्राम करेंगे। तो अब इसके बाद में अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो नाज़रीन से इजाज़त ले लें। नाज़रीन कराम, इसके बाद इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।